तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपको एमपी सेट से रिलेटेड ऑल ओवर सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा एमपी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है, आखिरकार इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके का सिलेबस आता है, एग्ज़ाम डेट क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कभी आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बिल्कुल सुनना ही चाहिए। देन अगर कभी आप एमपी के अलावा किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको ये सारी बातें सुनना चाहिए। क्योंकि एमपी में अभी बहुत ही ज़्यादा भरमार बम्पर वैकेंसीज आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका नोटिफिकेशन भी मैं आज आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात चलते हैं, आखिरकार क्या है एमपी सेट की एग्जाम। देखो, मैं टोटल ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर हम एमपी सेट की बात करें तो सबसे पहली बात, इसका मेजर पर्पस क्या है। इस एग्जाम का मेजर पर्पस है कि यहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एमपी में इस एग्जाम के बेसिस पर ही आपको एडहोक बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जहां पर ऑन एन एवरेज अभी जो सैलरी क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट के थ्रू वो 50K का रखा हुआ है। 50,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाती है। देन इसके बेसिस पर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी अभी आने वाली है अप्रैल के दौरान, नोटिफिकेशन आ चुका है, जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं अप्रैल में, आप उन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि एमपी सेट के एग्जामिनेशन फॉर्म ओवरऑल नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी एग्जाम डेट जो कि जनवरी में डिसाइड की गई थी, अब ये एग्जाम डेट एक्सटेंड होकर मार्च के अंदर होने वाली है। 1 मार्च को आपका एग्जाम यहां पर होने वाला है। देन पर्पस की बात की जाए, यहां पर मेजरली उन कैंडिडेट को एमपी हायर एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपनी पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती। ठीक है, कि आप एमपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ एडॉक बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और आप एलिजिबल हो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, आफ्टर उस एग्जाम के क्वालिफिकेशन के बाद में आपको गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन मिल जाती है। देन यहां पर आप एक तरीके से टेम्पररी पर एडॉक बेसिस, जहां पर आपको गवर्नमेंट एज अ सैलरी प्रोवाइड करती है। ठीक है। देन मैं आपको बताना चाहूंगा, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर 2 लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। एक होता है जन भागीदारी लेवल पर, जहां पर कॉलेज अपने ही पैसों के बेसिस पर किसी टीचर को अपने कॉलेज में एज अ टीचिंग पर्पस से रखते हैं, जहां पर आपको सैलरी का क्राइटेरिया 15 से 20,000 या 30,000 हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर कॉलेज, कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आप जन भागीदारी के बेसिस पर ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी एग्जाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पर आप वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट अगर कभी आपको एडोक बेसिस पर जाना है, जहां पर आपको सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, ओवरऑल 50K का जो सैलरी क्राइटेरिया है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको सेट की एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। देन एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि आखिरकार इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री चाहिए, है ना, और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी एक लोकल इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से ही इस डिग्री को कंप्लीट करना है। देन आपकी उस डिग्री में 55% जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और अगर आप एमपी सेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो
तो फिर आपको 55% होना चाहिए आपके मास्टर्स में, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप भले ही आपके स्टेट में ओबीसी कैटेगरी से हो, बट आपको एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर जनरल कैटेगरी से ही इस एग्जाम का फॉर्म भरना है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं तो आपको ये जनरल कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा, अगर आप अदर देन स्टेट से हो तो। देन अगर आप एसटी एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 50% ऑफ मार्क्स अचीव करने हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज सच कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप किसी भी एज लिमिट के लिए एमपी सेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ऐसे ही हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, है ना, कि आप किसी भी एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। देन अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एमपीपीएससी के बेसिस पर ही इसका एग्जाम स्ट्रक्चर भी रखा गया है। एमपी सेट का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वहां पर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन के साथ में 100 मार्क्स का होता है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। देन सेकेंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि हम बात करें लाइफ साइंस की, जहां पर आपको 100 क्वेश्चंस हो गए और 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होते हैं दोनों के दोनों, जहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन एग्जाम की ड्यूरेशन की बात की जाए तो पहले पेपर में आपको टोटल 1 आवर का टाइम होगा, एंड देन सेकंड पेपर के लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। वही अगर सिलेबस की बात कर ली जाए तो पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है। सो पेपर 1 के सिलेबस में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलता है ना, कंप्रेहेंशंस देखने को मिलते हैं, कम्युनिकेशंस आपको देखने को मिलता है, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। एंड देन हायर एजुकेशन से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो जाता है आपका पेपर 1 का सिलेबस। वही अगर कभी हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करें, सो पेपर 2 का जो सिलेबस है, जहां पर ये टोटल डिपेंडेंट है सीएसआर नेट के सिलेबस के ऊपर। टोटल 13 यूनिट यहां पर पूछी जाती है, बट इतना इन डेप्थ पेपर नहीं आता है। सिर्फ एक बेसिक लेवल ऑफ, जैसे आपके पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं, सीएसआर में पार्ट बी भी बहुत इन डेप्थ पूछा जाता है। बट अगर हम एमपी सेट की बात करें तो वहां पर इतना ज्यादा इन डेप्थ आपसे नहीं पूछते, और ओवरव्यू एज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। यूनिट 9 जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म। देन उसके बाद में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोलॉजी से, इवोल्यूशन, अप्लाइड मेथड इन बायोलॉजी। ये है आपका टोटल पूरा सीएसआर नेट के बेसिस पर एक सिलेबस, जहां पर एक सिंपल बेसिस ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन अगर आगे बात की जाए एग्जाम के टोटल पैटर्न की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पहला पेपर आपके 50 क्वेश्चन के लेवल पर होगा, 2 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन। देन 100 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले। सेकेंड पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। देन टोटल आपको 200 मार्क्स यहां पर देखने को मिलेंगे। सो टोटल अगर देखा जाए तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें फर्स्ट पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना अचीव है। बिल्कुल नेसेसरी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स जरूर अचीव करने हैं। देन अगर कभी आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप 35% भी यहां पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एलिजिबिलिटी हो जाती है, इसके बेसिस पर आपके नंबर डिसाइड हो गए। बट ये नहीं है कि सिर्फ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फाइनल स्कोर के अंदर आपके फर्स्ट पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आपको यहां पर फर्स्ट पेपर के मार्क्स भी जोड़ने हैं। मतलब ओवरऑल सारा का सारा जो आपका एक कट ऑफ बनने वाला है वो आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को ही जोड़कर बनेगा। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने क्वालिफिकेशन कर लिया है और आपका खुद का जो मेन पेपर है उसके बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।
सो ये बात याद रखें। और यही क्राइटेरिया आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी होता है, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर जो है वो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, बट फाइनल लिस्ट जब लगती है तब वहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के मार्क्स को ही जोड़कर लगाई जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो ओवरऑल सबसे पहली बात तो आपको दोनों पेपर को क्वालिफाई करना है, एक कट ऑफ रेंज के अंदर आना है, देन यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। अब अगर कभी आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बारे में बताया है, सो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपको एमपीपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। देन अगर कभी आप एडॉक बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वहां पर एक क्राइटेरिया होता है, जहां पर एक वैकेंसीज आती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करना पड़ता है और डायरेक्टली आपके एमएससी के नंबर के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, यहां सेट सिर्फ एलिजिबिलिटी हो जाता है। देन आपको अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एज एडॉक बेसिस पर बनना है तो वो क्राइटेरिया जो है वो आपके मास्टर्स के बेसिस पर होता है। जितने अच्छे आपके परसेंटेज होंगे मास्टर्स में, उतने अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस आपके होते हैं। ठीक है, सो यहां पर इनिशियली कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बट आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट में जन भागीदारी बनना चाहते हो, तब वहां पर आपको इंटरव्यू के थ्रू पास आउट होना पड़ेगा। देन अगर कभी हम कट ऑफ की बात करें तो ऑन एन एवरेज यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अगर आप देखो 2023 का, तो आपको यहां पर 143, ऑल ओवर 166 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये तीसरी कैटेगरी के अंदर अगर हम आ जाए तो 176 आपको टोटल अचीव करने हैं मार्क्स। ठीक है, 176 हमारा एक टोटल क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैटेगरी का। 300 में से आपको 176 मार्क्स लाना थे, है ना। 2023 की अगर हम बात करें, 18 की बात करें तो 132, वहां पर पेपर का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग था। ठीक है, देन अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की, तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए 30/12/2025, जहां पर 2025 के लिए नई वैकेंसीज आई है, जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म 2026 अप्रैल में आपको फिलअप करना है और जून जुलाई के अंदर आपकी एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट करवाने का कहा गया है गवर्नमेंट के थ्रू। और अभी एक नया नोटिस भी आया है यूजीसी के थ्रू कि सारे के सारे जितने भी पद खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। एंड देन एक और एक बात इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर बतानी थी कि दोस्तों, अगर कभी आप लोगों ने यूजीसी नेट या सीएसआर नेट को क्वालिफाई कर लिया है, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, बिकॉज क्योंकि एक नोटिस निकाला जाता है कि अगर आपका ये एग्जाम नेट क्वालिफाई है तो आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर यहां पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देन दोस्तों, मैं कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेट और गेट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यहां पर बता दूं कि रिकॉर्डेड कोर्स आईएफएस का अवेलेबल है और इस रिकॉर्डेड कोर्स पर आपको अप्रोक्सीमेटली 10% का ऑफ चल रहा है। आप आराम से यहां पर जुड़ सकते हैं। IFS 10 कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो हमारे इस बेस्ट ऑफर के साथ में, रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ, और आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो फाइनली यहां पर हम आज के सेशन को, आज की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। होप सो कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।